नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन की वह व्यवस्था है जो वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। वैसे आज तक हम देखें तो शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इस तरह से बहुत सारे स्वरूप हमें शासन व्यवस्था के देखने को मिलते हैं। लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायित्व की जब बात आती है या जनता के सबसे करीब रहने की जब बात आती है किसी शासन व्यवस्था की या प्रतिनिधियों की, तो वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही है। राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, इस या इन दोनों ही व्यवस्थाओं में यदि हम देखें तो ये जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होते हैं ये शासन, और ना ही ये शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और धीरे धीरे इतना ही नहीं, ये वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण निरंकुश तंत्र में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम शासन व्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और एक समाज का बहुत ही तीव्र गति से विकास भी होता है। लोकतंत्र का पर्यायवाची, अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक शब्द हैं डेमोस और क्रेटिया। इस प्रकार के दो शब्दों से ये मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति। और इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं भी की गई है। बहुत ही लोकप्रिय परिभाषा है जिसके बारे में हम सभी पढ़ते हैं बच्चों, और वो परिभाषा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी, जिन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ये बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है जिसमें सरलता से शासन व्यवस्था के स्वरूप को बताया गया है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता ही सर्वे सर्वा होती है वो लोकतंत्र कहलाता है। ब्राइस ने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। इसी तरह से सीले ने भी कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। तो लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं की गई है। इन परिभाषाओं को अपने अपने शब्दों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यक्त भी किया गया है। और सामान्यतः यदि हम इन परिभाषाओं को देखें तो इसमें तीन बातें आएंगी: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण यानी जनता के हितों की रक्षा करना, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व। तो जब हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि सरकार के द्वारा ही शासन किया जाता है, और ये ऐसा शासन है जिसका अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है। अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में ही होती है, साध्य के रूप में नहीं। और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये विशेषताएं कही जा सकती है लोकतंत्र की, और इसके अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। जनता के हितों की रक्षा सरकार के द्वारा की जाती है
और उनकी इच्छा के अनुसार ही वो सरकार पदासीन रहती है। तो इस तरह से लोकतंत्र के हम दो भेद देख सकते हैं, दो प्रकार। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष, या जिसे हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जहां सरकार जनता प्रत्यक्ष रूप से, या हम यूं कहें कि जिस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनाधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहियों या बिना प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलन में था। वर्तमान में भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन स्विट्जरलैंड में राज्यों को कहा जाता है। जैसे कि हम भारत में राज्य कहते हैं, स्टेट, वहाँ स्विट्जरलैंड में उनको कैंटन कहा जाता है। और ये 5 जो कैंटन है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज भी हमें देखने को मिलता है। ये ऐसी शासन की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पर कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही ये सफल हो सकती है और संभव भी है। वर्तमान समय में क्योंकि बहुत ही विशाल राष्ट्रीय राज्य है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए दूसरा प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जो कि वर्तमान में विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त है और यही शासन व्यवस्था अस्तित्व में है। इसका अर्थ होता है जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का उपयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का प्रयोग करती है, तो इसे प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जेस मिल की परिभाषा यहाँ उपयुक्त जान पड़ती है, जिन्होंने ये कहा कि प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। इसी तरह हर्न शा ने भी कहा कि यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। तो इस तरह से लोकतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दो तरह का लोकतंत्र होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्य बहुत विशाल है, इसलिए वहां पर प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही है। इन परिभाषाओं और अर्थ के आधार पर लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताएं कही जा सकती हैं। इन सभी विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहली विशेषता हम लेंगे लोक प्रभुता में विश्वास। लोक प्रभुता का आशय है इसमें सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है, तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का ही मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे लोकप्रिय और नियतकालीन चुनाव। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह बहुत ही अनिवार्य लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए ही निर्वाचित होना चाहिए, और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन है, अतः शासक वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। फिर जैसे लोकप्रिय नियंत्रण, न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, वरन जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात शासक वर्ग पर यह नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के द्वारा रखा जा सकता है। फिर है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हों। दूसरी विशेषता हम ले सकते हैं
राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता वैसे भी लोकतंत्र का मूल आधार होता है और सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण सभी को प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यावहारिक न हो, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता अवश्य होनी चाहिए कि एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो और धन संपदा के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दूसरा शोषण न कर सके। इसके साथ साथ सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में जो महत्वपूर्ण बातें हम ले सकते हैं, शामिल करते हैं, वो है जैसे मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता में भी ये बातें शामिल कर सकते हैं जैसे विचार और भाषण की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। तो इस तरह से राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं भी लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। और अगली विशेषता जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव भी लोकतंत्र में ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसा शासन है जो व्यक्ति के सम्मान में, गौरव में, स्वतंत्रता में, समानता में, भ्रातृत्व में, इन सब में इनका विश्वास होता है। और ऐसी शासन व्यवस्था में व्यक्ति अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव बनाए रखता है, क्योंकि वो शासन का एक मुख्य अंग होता है। मानवीय विवेक में विश्वास करना लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है और तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। इसी तरह से बहुमत का शासन, क्योंकि लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, वरन यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग बहुमत का शासन ही है। और बहुमत के शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से लोकतंत्र की अगली विशेषता शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण सभी परिचित है इस सिद्धांत से, जिसमें तीनों अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की कुछ कमियां इसमें हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाना चाहिए, क्योंकि शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए और इन राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबावों से भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और लोकतंत्र की अगली विशेषता संविधानवाद के रूप में भी हम देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सीमित शक्तियों वाला शासन। और लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए
असीमित शक्तियां नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। लोकतंत्र की मान्यता विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता या व्यक्तियों का शासन नहीं, और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान, नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति विकेंद्रीकरण आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। तो इस तरह से सीमित शक्तियों वाले शासन में लोकतंत्र का हमेशा विश्वास रहा है। तो ये जो मुख्य विशेषताएं जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये शांतिपूर्ण परिवर्तन में, शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन में लोकतंत्र का विश्वास रहा है। और यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसे अपने आत्म सम्मान और गौरव की अनुभूति होती है, और इसी के साथ साथ मर्यादित शासन होता है जो जनता के हितों के लिए कार्य करता है। धन्यवाद।